चाहते बेटा? कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी जल्दी नतीजे तक मत पहुंचो। देखो, कुत्ते को दुख पहुंचाकर कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास आओ। कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बताओ मेरी फैमिली। क्या हुआ तुम्हें? बताओ। मेरी फैमिली वहाँ पर है। मेरी फैमिली ने आपकी फैमिली को मार डाला। मुझे माफ कर दो। शांत हो जाओ। मुझे माफ। उस दिन के बाद दायु में पहले जैसी नहीं रही। कंट्रोल करो। हिंसा का वो फेरा जिसमें उसका परिवार रहता था, उसे जकड़ने फिर वहां आया। वो अपने कबीले में वापस जाने की बातें करने लगी, ताकि वो लोग जान सके कि सारे विदेशी हथियारे नहीं होते। और इस बात में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसके परिवार ने उसे वो मौका प्रदान किया। उसकी बहन गिमादे और माँ का वो अभी भी उसे ढूंढ रहे। कोई आगे बढ़ा तो गोलियों से भून दूंगा। पर हमने क्या किया है? भून दूंगा तुम्हें गोलियों से। और अब वो विदेशियों को मिलने की जोखिम उठाने के लिए बेताब थी, वैसे ही जोखिम जैसे उसने पहले उठाई थी। लेकिन हमारी बात तो सुनिए। मैंने भी देखा है। बाहर निकालो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकालो। मैं तुम्हें उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। उन्हें जान से मार देना चाहती हो ना? हमारी बात समझो, वरना पछताओगे, बहुत पछताओगे। उन्हें हमारे हवाले करो। हम इन्हें इनके कबीले में छोड़ के आएंगे।
वड़ानी बस्ती का कोई है यहाँ पर? अगर गिमादे और अक्का वो महिलाएं ना होती तो वो उन्हें मार डालते। इसीलिए दयुमे को विश्वास था कि शायद उसके परिवार में जाने वाली औरतों पर भी यही दया दिखाई जाएगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। तुम दायोमी जैसी दिखने वाली कोई और हो। तुम जिंदा नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मीन कयानी हो। यही है दायोमी, इन्हें हमारे बारे में सब मालूम है। तुमने मुझे जंगल में छुपाया था मीन कयानी। तब मैं इन लोगों में भाग गई थी। उन्होंने मुझे जीने दिया। यह आत्मा है। चलो सब निकलो यहां से। मम्मी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस एक खेल है बेटा, वो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन छूता है। उन लक्कड़ मक्खी वालों का परिवार हम पर कब हमला करेगा बोल? वो कभी हमला नहीं करेंगे। पर हमारे सो जाने के बाद? इतने साल मैं उन्हीं के बीच रही हूँ। अभी भी जिंदा हूँ मैं। परदेसियों का परिवार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। वाइगोंगी नहीं चाहते हैं कि और हत्या हो। वाइगोंगी 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 नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई और हत्याएं हों। वो परदेसी कैसे जानते हैं कि वाइगोंगी क्या चाहता है? वाइगोंगी ने अपना कहना गुदा रखा है। उनके मुताबिक हमें हत्या नहीं करनी है। मुझे देखना है वो गोंदा हुआ, दिखा मुझे। अब भी क्या अब भी? ये परदेसियों का परिवार तुम्हें बता सकता है। अगर तुमने इन्हें अपने साथ रखा तो ये तुम्हें बता देगा। ये क्या हमारे संग रहेंगे? बोल। हमने तो इनके परिवार को खत्म कर दिया है। क्या मैं एनोमिनानी के साथ रहूंगा? अपने दुश्मन के साथ? मुझे वो गोंदा हुआ देखना है, और अगर इन औरतों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम इन्हें घोंप देंगे। मैं तो कहता हूं कि अभी के अभी घोंप दो। मिनका यानी, पर ये तो औरतें हैं रे। हाँ। मैंने इनका घर देखा है, लहू से सना हुआ। छुआ भी था उसे मैंने। अगर तू सचमुच में दायूमी है तो क्यों नहीं पूछती मोएपा के बारे में? क्यों नहीं पूछती?
किसने मारा तेरे परिवार को, तेरे बाप केटो को, तेरी बहन नीमो को? मोइपा और अनोमिनानी। मोइपा मर चुका है। हमने मारा। कीमो भी अजीब है, उन हत्यारों को अभी भी जिंदा रखे हुए है। और दायोमी, अब उन्हें महान बोआ का बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ये सब हो क्या रहा है? दिवांका! मिनकयानी, इसे जमीन में गाड़ना पड़ेगा। कैसे कोई इतना छोटा महान बोआ पार करेगा? या फिर ये दिमाग बन जाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे, मरने में कोई बड़ी बात नहीं है, महान बोआ पार करना ही सब कुछ है। मरने और मारने से ही हम शक्तिशाली बनते हैं, और उसी शक्ति के बल पर हम सब महान बोआ पार कर सकते हैं, है ना? पर अब वो कीमो और दायुमी और वो जिसे वो वाइगोंगी कहते हैं, हमारे परिवार को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां हम सब दीमक बन जाएंगे। लेकिन मैं उनसे लड़ूंगा अपने आखिरी सांस तक। फिर चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। अगर तुम किसी की जान लेना चाहते हो तो सबसे पहले हमें मार दो। आठ हफ्तों के बाद संक्रमण पाबंदी हटी। मेरी मां, बहन और मैं आखिरकार घर जा सकते थे। रोगियों के झूले झुलाना बंद हो गए और उसी के साथ अंतहीन प्रतिशोध का चक्र भी। वडानियों को जिंदगी जीने की एक वजह मिल गई थी और ऐसा लगा जैसे वो सब ऐसी ही किसी वजह का इंतजार कर रहे थे। मुझे इन सब की बहुत याद आएगी। तुम्हें बस शोर शराबा याद आएगा। मुझे मिनकयानी को गुड बाय कहना है। अच्छा है बेटा, जो दिल में आता है वही करो।
करता हूँ किसी दिन आपसे फिर मिलना होगा। अगर मैं आपसे इस जगह नहीं मिल पाया तो भी मैं वाइगोंगी के यहाँ मिलने की उम्मीद करता हूँ। पिताजी हमेशा चाहते थे कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। बुआ बिया उनुगुआ। मिन कायानी से मिलने के बाद मैंने एक नए जीवन की शुरुआत की जो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ले गया। आंट रेचल और मेरी बातचीत होती रहती और कभी कभार गर्मियों में मैं उनसे मिलने चला जाता। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वडानियों के लिए बिताई। जब मैं अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा में रह रहा था तब मुझे एक खबर मिली कि आंट रेचल नहीं रही। पर इस खबर से कोई हैरानी नहीं हुई। हमें उनके कैंसर के बारे में पता था और भले वो अमेरिका के बहुत बड़े परिवार से थी पर फिर भी वो चाहती थी कि उन्हें वडानियों के साथ ही दफनाया जाए जिन्हें वो अपना परिवार मानती थी। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने उनकी इच्छा को सम्मान देने के लिए इक्वाडोर की यात्रा की। इतना क्या सोच रहे हो? तुम जिंदगी को कैसे आंकोगी? विश्वास से? रेचल चाहती थी तुम यहां पर रहो। उसने कहा था कि तुम जरूर रहोगे। मैं दूर रहता हूं, बहुत दूर। मेरी पत्नी और बच्चे कभी जंगल में नहीं रहे। उन्हें इसकी बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए हम यहां नहीं रह सकते। पर फिर भी मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम्हारे पिता को यहां पर दफनाया है, रेचल को भी यहीं पर दफनाया है, तो फिर क्यों नहीं रहते जहां पर तुम्हारे परिवार के लोग दफन हैं? ये नहीं हो सकता। तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को बाहर के रीति रिवाज पता चले और अपने परिवार को उनके बारे में बताना चाहिए? क्या तुम हमारे परिवार के नहीं हो? कीमो ने स्टीव को बहुत समझाया लेकिन उसने नहीं सुना। उसे जरूरत है कुछ और जानने की।
मिनकायानी ने कहा कि कुछ ऐसा है जो मुझे देखना चाहिए, पर उसने विस्तार में कुछ नहीं बताया। हमारी ये यात्रा जो 2 युगों का मिलन था, जिसने पाषाण युग और 21वीं सदी को जोड़ दिया था, और जिसकी वजह से आज हम यहां आए, इस निर्जन नदी के तट पर। यही उसका जहाज था। यही वो जगह है, यहीं पर, क्या यहीं पर वो सब हुआ था? हाँ, यही हुआ। उन्होंने हम पर गोलियां नहीं चलाई। और भी कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैंने उसे देखा। मैंने तुम्हारे पिताजी को उसे पार करते हुए देखा। क्या देखा उन्होंने? कहो मुझे। तुम्हारे पिता बहुत बड़े थे। मैंने उन्हें महान बहाव पार करते देखा। जिंदा थे तब वो। मैंने घोपा था तुम्हारे पिता को। क्या? घोंप दे। देर मत लगा। मेरे पिता की जान किसी ने नहीं ली। उन्होंने अपनी जान
खुद ही दे दी। मेरे डैड ने अपनी जिंदगी गंवा दी भालों के आखिरी हमले पर, और यह भालों का आखिरी हमला ही था जब मिनका यानी और मुझे अपनी जिंदगी हासिल हुई। यह सच है कि मेरे पिता और उनके 4 दोस्तों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो अपने बच्चों और पोते पोतियों को बड़ा होते देख सके, पर आज मिनका यानी एक दादा है। यह वाडानी इतिहास में पहली बार है जब इतने सारे वाडानी दादाजी बन गए हैं। वो न सिर्फ अपने बच्चों का दादा है बल्कि मेरे बच्चों का भी दादा है। मेरे डैड को यह अच्छा लगता है। आज कई वर्षों तक लोगों को हमारे दुख पर वेदना हुई, पर उस दुख से हमें क्या सुख प्राप्त हुआ ये वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। उन्नीस 1995 में स्टीव और उसका परिवार अमेज़न में मिनका यानी और उसके परिवार के साथ रहने चले गए। इस फिल्म का आधा लाभदान दिया जाएगा वाडानी जैसे लोगों की मदद के लिए। मिनका यानी अमेरिका भी आया और उसी के साथ उसके आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसने कहा कि कुछ विदेशी इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप बस उनके घरों के पास रुक जाएं और आप दीवार में या उनकी खुली हुई खिड़की के पास जाएं तो वो आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और आपको खाना देना शुरू कर देते हैं जो कि एकदम ताज़ा और गर्मा गर्म होता है। उसने कहा मुझे ये विदेशी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जब मिनका यानी पहली बार अमेरिका से वापस आया तो उसने लोगों को बताया कि विदेशी लोग बहुत मोटे होते हैं क्योंकि जब उन्हें चलना पड़ता है तो वो बस एक सड़क पर चढ़ जाते हैं और सड़क चलती है। उसकी बीवी ने कहा कि तुम बेकार बातें कर रहे हो। मिनका यानी बता रहा था कि सारे विदेशी इतने मोटे होते हैं क्योंकि वो चलते नहीं हैं, दौड़ते नहीं हैं, खेती बाड़ी नहीं करते। जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो ओम्पोडे ने कहा फिर वो लोग वहां जिंदा कैसे रहते हैं। मिनका यानी ने कहा उनके यहाँ बड़े बड़े घर होते हैं जहां पर ढेरों खाने का सामान रहता है। सबसे पहले कुछ जवान लोग होते हैं जो वहां खड़े होते हैं जहां से आपको बाहर जाना होता है। उनके पास जाकर जितनी बड़ी स्माइल दे सको देनी चाहिए। पहले वो ऐसा बर्ताव करेंगे कि उन्होंने आपको देखा नहीं, पर बाद में वो आपकी ओर देखकर हंसेंगे और बस अगर वो हंसे तो दुकान में से जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के वहां दिया और उससे कहा कि ये सबसे पहले देना पड़ता है। और मिनका यानी ने हंसकर मुझसे कहा क्या फायदा, उन्होंने तो वो आपको वापस कर दिया। ओम्पाड़े मुझ पर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कहा क्यों रे, क्यों मिनका यानी को यहाँ जंगल में वापस लेकर आया है तू, वो अब इतना मोटा हो गया है। और जब मैंने उससे कहा कि मिनका यानी जाओ और मेरे लिए थोड़ा मांस लेकर आओ तो ओम्पाड़े ने कहा वो बाहर जाता, पेड़ की छांव देखता और सो जाता।